हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे मेटल्स का अकरेंस कैसे हुआ, ओर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोरोजन और उसका प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो पहले हम लोग उससे पहले कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स जिसको खनिज बोलते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट से नेचुरली निकाले जाते हैं, या कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली पाए जाते हैं, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या हुआ? जमीन का भीतरी सतह। जमीन के भीतरी सतह में खनिज होता है, उससे हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स ये सब निकालते हैं। ओर्स, ओर्स क्या है? ओर्स में मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ओर्स का मतलब होता है अयस्क, उसमें खनिज प्रेजेंट होता है, मतलब मिनरल्स प्रेजेंट होता है। तो मिनरल से हम लोग क्या निकालते हैं? मेटल्स या उसका कंपाउंड्स, जो कि इजीली और फायदे के अनुसार निकालते हैं, उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। थर्ड है गैंग। जब हम जमीन के अंदर से ओर्स निकालते हैं तो उस ओर्स में इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होता है, तो उस इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग बोलेंगे। क्या क्या इम्प्यूरिटीज हो सकता है? जैसे सैंड, बालू, मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी, ये सब ओर्स में मिला हुआ रहता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसका कुछ प्रोसेस है। स्टेप 1 में देखेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो जमीन के भीतर से जो ओर्स निकाला गया, वो उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं, तो उस इम्प्यूरिटीज को कैसे हटाना है, रिमूवल ऑफ गैंग, उसके बारे में हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में पढ़ेंगे। उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। स्टेप 2 में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब जो ओर्स से इम्प्यूरिटीज हटा दिया गया, तो उससे अब मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें स्टेप 2 में उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा। स्टेप 3 में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल जो निकाला गया यहाँ, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। अब उसको वेरियस प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करके प्योर मेटल बनाया जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये तीनों स्टेप्स 1 by 1 डिटेल में। ओर्स से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका वेरियस प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ओर्स जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट क्या हुआ? जमीन का भीतरी सतह। तो ओर्स जमीन के भीतरी सतह से निकाला जाता है। सबसे पहला स्टेप्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। जो हम जमीन के अंदर से ओर्स निकाल रहे हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं, जैसे सॉयल, सैंड, ये सब मिला हुआ रहता है, उसको गैंग बोलते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है कि वो उस इम्प्यूरिटीज को निकालना, हटाना। फिर सेकेंड स्टेप्स क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि मेटल्स जो हैं वो
कुछ मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ मिडिल रिएक्टिव होते हैं और कुछ लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो उन तीनों का अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोसेस से मेटल प्यूरिफाई किया जाता है, मेटल ऑब्टेन किया जाता है। ओके, तो पहला देखते हैं कि जो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होता है, लेकिन उससे पहले जो ओर से हम प्योर मेटल निकालेंगे तो उस ओर को पहले मोल्टेन फॉर्म में लाना पड़ता है। मतलब मोल्टेन का मतलब पिघली हुई अवस्था में उसको पहले चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्योर मेटल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं। वो मेटल्स या तो कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, या अगर सल्फाइड फॉर्म में वो प्रेजेंट है तो जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो कार्बोनेट से सबसे पहला काम करना होता है, कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कार्बोनेट से डायरेक्ट मेटल निकालना आसान नहीं होता है, उसको पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए कार्बोनेट फॉर्म को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस है। कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब कार्बोनेट ओर को या तो लिटिल एयर या तो एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रोस्टिंग क्या है? हीटिंग स्ट्रांगली सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर सल्फाइड ओर को हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में। तो ये सल्फाइड ओर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो अब आसान हो जाता है मेटल बनाना। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किया जाता है बाय रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन या कोक बोलते हैं उसको। उसके बाद मेटल मिल गया हमको, उसके बाद प्यूरिफाई किया जाता है या बोलेंगे रिफाइन किया जाता है मेटल। अब देखते हैं कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं वो भी सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड फॉर्म को रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस जैसा मैंने पहले बताया कि हीट करना है, स्ट्रांगली हीट करना है सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो सल्फाइड ओर जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्साइड फॉर्म से फिर उसको रिड्यूस करके वो मेटल बना देता है। रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा रिड्यूस होता है मेटल में। ठीक है, अब फिर मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल निकाला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस ओर से कैसे मेटल निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स का फर्स्ट स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। It is the process of removing gangue from ores. Removal of gangues is based on the differences between physical and chemical properties of ores and gangues. Ores जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना।
तो ये इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए वेरियस टेक्निक है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। फर्स्ट टेक्निक है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वॉश्ड अवे बाय स्टीम ऑफ वाटर, पानी से उसको इम्प्यूरिटीज़ को वॉश कर दिया जाता है, और जो हैवियर मिनरल्स होते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड, मतलब स्टे बिहाइंड, वो रह जाते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं लाइटर वो बाहर पानी से धुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिन और लेड। मैग्नेटिक सेपरेशन सेकेंड पॉइंट है। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और इम्प्यूरिटीज़ जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो पाउडर्ड ओर जो होते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर से पास कराया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो बाहर निकल जाते हैं। सो गैंग्स आर थ्रोन अवे। उसके एग्जाम्पल है आयरन सल्फाइड। थर्ड टेक्निक है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें एक टैंक में वाटर डाला जाता है, और उसमें पाइन या यूकेलिप्टस ऑयल उसमें ऐड किया जाता है। फिर उसमें पाउडर्ड ओर को उस वाटर के मिक्सचर में डाला जाता है। फिर उसको एयर से ब्लो कराया जाता है, पाइप से एयर ब्लो किया जाता है, तो जिससे मिक्सचर में एजिटेशन होता है। तो इस टेक्निक से क्या होगा कि जो इम्प्यूरिटीज़ होगा वो पानी से भीग करके वेट हो करके हैवी हो जाता है, और वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं वो फ्रॉथ के साथ ऊपर वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल है कॉपर पाइराइट। फोर्थ टेक्निक है केमिकल सेपरेशन। इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल एंड गैंग्स आर इनसॉल्युबल। जो भी केमिकल ऐड किया जाता है ओर और गैंग को सेपरेट करने के लिए ओर से, तो ओर पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें मिनरल्स होते हैं वो केमिकल्स में सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, गैंग पार्टिकल्स होते हैं, वो दैट आर नॉट सॉल्युबल इन केमिकल्स वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि अलग अलग टेक्निक हम अलग अलग ओर में यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट सेकेंड स्टेप देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स का सेकेंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि लो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जो सबसे नीचे के पोजीशन में होते हैं, उनको उस मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। Metals low in the reactivity series are very unreactive. रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा कि सबसे नीचे के पोजीशन में कौन कौन से मेटल हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है, देन सिल्वर, गोल्ड, ये सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। The oxides of these metals can be reduced to metal by heating alone. तो ये मेटल कैसे फॉर्म होगा, इसके ऑक्साइड से फॉर्म होगा,
और उसको हीट करेंगे तब फॉर्म होगा। तो जो इसका ऑक्साइड होगा वो रिड्यूस कर करके ये मेटल फॉर्म करेगा बाय हीटिंग। ओके, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। HgS plus O2 after heating gives HgO plus SO2। HgS क्या है? सिनाबार या मर्करी सल्फाइड। Cinnabar is ore of mercury. When it is heated in air, it gives mercuric oxide. Okay? अब mercuric oxide हमको मिल गया। Mercuric oxide is reduced to mercury by heating. इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो ये रिड्यूस कर करके Hg दे देगा, मरकरी दे देगा। रिडक्शन या रिड्यूस्ड प्रोसेस क्या होता है? रिड्यूस्ड करना क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। HgO से Hg बनाया और ऑक्सीजन हट गया, लूज कर गया, और HgO से Hg बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रिड्यूस कर गया। ओके, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी सेम मैनर में रिएक्ट करेगा। Cu2S plus 3O2 on heating gives Cu2O plus SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। Cu2S क्या है? कॉपर सल्फाइड, ये ओर ऑफ कॉपर है। एयर में हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। Cu2O रिड्यूस टू Cu कॉपर। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखें कि ये अपना ऑक्सीजन लूज कर गया। तो व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से लो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में मेटल्स प्रेजेंट हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Metals in the middle of the activity series like Fe, Zn, Pb are moderately reactive. मिडिल में कौन कौन मेटल प्रेजेंट है? आयरन, जिंक, लेड। ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। These are present as sulfides or carbonates in nature. ये मेटल्स सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। लेकिन ये सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म से हमको मेटल फॉर्म करना आसान नहीं होता है, उसको पहले हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ऑक्साइड फॉर्म से मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसानी हो जाता है, या ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे सल्फाइड ओर से ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू metal oxide by heating strongly in the presence of oxygen. This process is called roasting. यहाँ क्या हो रहा है? सल्फाइड ओर्स मेटल ऑक्साइड में चेंज करेगा जब हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड plus O2 on heating gives ZnO plus SO2। यहाँ देख रहे हैं ये सल्फाइड हो रहा है जिंक का,
heat on heating in the presence of oxygen it gives जिंक ऑक्साइड, क्या दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाला। इस तरह से लिखेंगे एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट ओर्स, मेटल कार्बोनेट से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। The carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is called calcination. यहाँ क्या हो रहा है, कार्बोनेट ओर्स से मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, या वी कैन से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोनेट CO3 होता है, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ZnCO3 ऑन हीटिंग गिव्स ZnO प्लस CO2। तो जिंक कार्बोनेट हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड दिया, मेटल ऑक्साइड दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस हो रहा है। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, कार्बोनेट ओर्स आर converted into metal oxide by heating strongly in limited air या in absence of oxygen। तो क्लियर, आप लोग डिफरेंस अच्छे से समझ गए। अब यहाँ ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो गया है, अब इससे आसानी से मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड कैसे रिड्यूस कर करके मेटल फॉर्म करता है। हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है, वो रिड्यूस करके के जिंक बनाया, Zn बनाया। तो रिड्यूस करना मतलब क्या हो गया, रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन अपना लूज़ करना। यहाँ जब कोई सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन लूज़ करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो रिड्यूस कर गया है। रिडक्शन देखते हैं क्या है। रिडक्शन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ZnO से जिंक बनाया, रिड्यूस कर गया है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। और अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा तो हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है वहाँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया है। फॉर रिडक्शन कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर कार्बन यूज़ किया गया है, कार्बन जिसको कि कोक भी बोलते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ZnO रिड्यूस किया Zn जिंक में, बर्न ZnO को बर्न करेंगे तो रिड्यूस करके जिंक बनाता है, और हम लोग उस समय फॉर रिडक्शन प्रोसेस कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन यूज़ किए हैं। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्साइड से मेटल बन गया है। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं यहाँ और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे NaCaAl। कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये तीनों क्या हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ चुके होंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है।
तो इसके लिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे MnO2 प्लस Al गिव्स Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के मैंगनीज फॉर्म किया है। और यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया है, एल्युमिनियम। तो यहाँ इस रिएक्शन में अब देख रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो मेटल प्रोड्यूस हुआ है वो मोल्टेन स्टेट में है, मतलब पिघली हुई अवस्था में है। इसलिए Mn के बगल में क्या लिखा हुआ है, L फॉर लिक्विड। तो Mn लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है। और एक एग्जांपल देखते हैं, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। Fe2O3 क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड हुआ। इसको जब हीट किया जाएगा तो वो रिड्यूस होकर के आयरन बनाएगा Fe। यहाँ क्यों रिड्यूस हुआ, क्यों रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन लूज कर गया। और यहाँ इस रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, एल्युमिनियम। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो आयरन फॉर्म हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, वो मोल्टेन स्टेट में है, मतलब लिक्विड स्टेट में है, या कह सकते हैं पिघला हुआ अवस्था में है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। The reaction of iron 3 oxide with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. ये आयरन 3 ऑक्साइड जो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया है, इस रिएक्शन का यूज़ रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में किया जाता है, या कोई मशीन पार्ट्स क्रैक हो गया है, उसमें टूट गया है, तो उसको ज्वाइन करने में यूज़ आता है। इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप के मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ को ही एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। तो उसमें टॉप के मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस नहीं किया जाता है, क्योंकि इन मेटल का खिंचाव ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ होता है देन कार्बन। कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी अपेक्षा उसका ये मेटल सबका खिंचाव एफिनिटी वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। तो हम लोग अब इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो इस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो हम लोग इसमें इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको देखेंगे। सोडियम का जो ओर होगा उससे पहले उसका सॉल्ट बना लिया जाता है और फिर उसको मोल्टेन फॉर्म में चेंज किया जाता है। Na का सॉल्ट क्या हुआ, NaCl। एक टम्बलर लेंगे, उस टम्बलर में 2 इलेक्ट्रोड है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप हुआ। इसको सर्किट से जोड़ देंगे।
ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड बोलेंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड बोलेंगे। अब इस टम्बलर के अंदर NaCl सॉल्यूशन डालेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, क्योंकि हमको सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है इसलिए उसका सॉल्ट लिए हैं NaCl। अब इसमें करंट पास करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि NaCl सॉल्यूशन जो है वो ब्रेक कर जाता है आयंस में। Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है, मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर ये Na प्लस जो है वो प्लस चार्ज है इसके ऊपर, वो किधर अट्रैक्ट होगा, वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो कैथोड की तरफ जाके डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर सोडियम आयन। और क्लोरीन आयन जो है वो निगेटिव चार्ज है, वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। प्लस क्या है, एनोड, मतलब ये निगेटिव चार्ज क्लोरीन यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ जाएगा और क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, तो हम लोग को कैथोड पर सोडियम मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखें कि मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होता है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। ओके, और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, क्लोरीन यहाँ से लिबरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा क्लोरीन गैस, जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड बोलते हैं। क्लियर, रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ, एट कैथोड क्या हो रहा है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और मिलकर करके Na बनाया है, और एट एनोड 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सर्किट में पास करेगा और मेटल जो होगा वो कैथोड में मिल जाएगा डिपॉजिट किया हुआ। तो इस तरह से हम देखें कि टॉप के मेटल को जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ये एक्टिविटी सीरीज में, तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अभी तक हम लोग स्टेप 2 में देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाई टॉप में मेटल होते हैं हाईली रिएक्टिव, और जो मिडिल में मेटल होते हैं या लो मेटल जो होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 3, किसी जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया उसको रिफाइन कैसे करना है। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वैसे और भी वेरियस प्रोसेस है रिडक्शन के द्वारा भी इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाया जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी आ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो मेथड है उससे बिल्कुल प्योर मेटल प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर का लेते हैं कि कॉपर कैसे इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाया जाता है। एक टैंक लेंगे, टैंक में 2 इलेक्ट्रोड है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है ये प्योर कॉपर से बना हुआ है, ये पतला स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है, ये प्योर कॉपर से बना है, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। और एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है, ओके, इम्प्योर मेटल से बना हुआ है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पर कॉपर हमको निकालना है, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो प्योर कॉपर का और इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए हैं, ओके। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे।
और टैंक के अंदर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम लोगों को कॉपर निकालना है, इसलिए कॉपर का सॉल्ट लेंगे, कॉपर सल्फेट लिए हैं। और लेकिन अगर आपको अल्मुनियम निकालना है तो वहाँ पर क्या लेंगे, अल्मुनियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। या जिंक निकालना है तो जिंक का सॉल्ट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। तो अब यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें करंट पास कराएंगे। तो जब एनोड में करंट पास होगा तो क्या होगा, यहाँ जो इम्प्योर कॉपर है वो यहाँ से निकल कर के जो इलेक्ट्रोलाइट है उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा। ओके, यहाँ डिज़ोल्व हो जाएगा, Cu2 ब्रेक करके के कॉपर इम्प्योर। देखिए यहाँ एनोड पर रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि ये इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया एनोड इस सर्किट में तो क्या हो गया, ये इम्प्योर कॉपर से Cu2 प्लस और आयन में चेंज हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया। 2 प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, दे रहा है किसी को। तो Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो ये जो Cu2 प्लस है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर से सर्किट से पास होगा और इधर कैथोड में आ जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है, ये जो जितना अमाउंट ऑफ कॉपर वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर वो इस सॉल्यूशन से कैथोड में जाकर डिपॉजिट होगा। ओके, तो यहाँ पर प्योर कॉपर बनाएगा वो। तो देखिए यहाँ जो Cu2 प्लस निकला और यहाँ से सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है उससे कॉपर 2 प्लस लेकर के और कैथोड में गया है। कैथोड पर रिएक्शन देखते हैं, Cu2 प्लस कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऐड कर लिया है, तो ये प्योर कॉपर बना दिया। तो प्योर कॉपर कहाँ बन रहा है, कैथोड पर बन रहा है। ओके, और कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसॉल्व नहीं करते हैं, नहीं कर पाए, तो वो यहाँ एनोड स्ट्रिप, एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है यहाँ। इसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हुआ। इस तरह से बाकी मेटल्स भी इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पास कर करके और उस मेटल का सॉल्ट लेकर के एज ए इलेक्ट्रोलाइट तो रिफाइन किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर। ये जैसा मैंने बताया कि एनोड जो होता है इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है। कैथोड क्या है, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। कैथोड प्योर कॉपर के स्ट्रिप से बना हुआ है। ठीक है, ये पतले पतले स्ट्रिप होती है और ये थोड़ा थिक होता है, मोटा थोड़ा होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो लिया, जो ये सॉल्यूशन में हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्योंकि कॉपर निकालना है इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करेंगे तो क्या होगा कि इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ये इम्प्योर मेटल है, इससे जो कॉपर है वो डिसॉल्व कर जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, फिर क्या हो रहा है, द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। मतलब इम्प्योर मेटल अब यहाँ से सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रोलाइट में प्योर मेटल है वो जाकर के कैथोड पर अब डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन जितना इधर से निकला है उतना ही अमाउंट कॉपर यहाँ कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में जा रहा है वो कैथोड में जा कर के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर करके प्योर कॉपर बना लेता है कैथोड पर।
जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन कर जाता है एट द बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के नीचे, इसलिए इसका नाम पड़ा एनोड मड। ओके, व्हाट इज कोरोशन? आपने कभी देखा होगा कि कोई मेटल अगर खुला में बाहर में छोड़ दिया जाता है तो वो उसका सरफेस कोरोड हो जाता है, मतलब वो खुरदुरा हो जाता है, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो देखते हैं कि कोरोजन क्या है। कोरोजन, जब कोई मेटल ज़्यादा समय के लिए बाहर एयर में छोड़ दिया जाता है तो एयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब उसमें वाटर वेपर है एयर में, उसके कारण नमी आ जाता है। तो उस मॉइस्ट एयर के कारण मेटल का जो सरफेस होता है वो कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब उसके सरफेस पर खुरदुरापन आ जाता है, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिल्वर अगर एयर के कांटेक्ट में रहेगा ज़्यादा समय तक तो वो ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एयर में मॉइस्चर है और वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर जाता है और क्या फॉर्म करता है, उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग आ जाता है, जिसके कारण वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर क्या होता है? चांदी, तो वो ब्लैक हो जाता है। कॉपर भी अगर एयर में खुले में छोड़ दिया जाए लंबे समय तक तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। वो क्यों आता है कि एयर में मॉइस्चर है और CO2 है, तो मॉइस्ट CO2 के साथ कॉपर जो है वो रिएक्ट कर जाता है और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट आ जाता है। ओके, आयरन के केस में देखते हैं। आयरन भी अगर खुला में छोड़ दिया जाता है तो एयर में जो मॉइस्चर है उसके कारण, जो नमी है एयर में, उसके कारण आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का सब्सटेंस कुछ आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, तो आयरन पर आप यूजुअली देखे होंगे कि रेड कलर, ब्राउनिश रेड कलर का रस्ट लग गया है। ठीक है, तो वो किस कारण से हो रहा है? मॉइस्ट एयर के कारण हो रहा है। तो इन तीनों केसेस में हम लोग देखें कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है मॉइस्ट एयर के कारण, कॉपर भी मॉइस्ट CO2 से रिएक्ट कर करके ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है उसके सरफेस पर, और आयरन भी मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है। रस्ट मतलब जंग लगना। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन कैसे होता है, मतलब कोरोशन से कैसे बचाव किया जाए। आयरन में जो रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, उसको हम लोग पेंटिंग कर करके उसका सरफेस को पेंट कर करके बचा सकते हैं, या ऑयलिंग कर सकते हैं, या ग्रीस लगा करके भी उसको उस पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। और भी प्रोसेस है, जैसे गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। गैल्वेनाइजिंग क्या है? ये एक मेथड है जिसमें स्टील और आयरन को रस्ट से बचाया जाता है बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। स्टील और आयरन के ऊपर पतली लेयर लगाते हैं, किसका? जिंक का। तो जिंक का पतला लेयर का कोटिंग किया जाता है। तो इससे हम लोग स्टील और आयरन को रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है इसमें कि क्रोम प्लेटिंग क्या होता है। तो क्रोम प्लेटिंग में भी किसका कोटिंग करेंगे? क्रोमियम का लेयर किसी भी मेटल पर लगाया जाता है, कोट किया जाता है क्रोमियम से।
एनोडाइजिंग प्रोसेस है। एनोडाइजिंग में ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम चढ़ाया जाता है मेटल के ऊपर। और भी है मेकिंग एलॉयज। मेकिंग एलॉयज क्या है, मतलब मेटल से एलॉय बना दिया जाता है। एलॉय क्या है कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स को मिला करके एलॉय बना दिया जाता है, तो उससे भी रस्ट लगने से बचाया जा सकता है। या फिर मेटल नॉन मेटल को भी मिला करके एलॉय बनाया जाता है। क्लियर? तो इस एलॉय के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में डिटेल में पढ़ेंगे। एलॉय क्या है? An alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal and non-metal. एलॉय जो है वो 2 या 2 से अधिक मेटल के मिक्सचर से बना है, या नहीं तो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बना है। लेकिन जो मिक्सचर हो लिया जाएगा वो मेटल में, मिक्सचर में जो मेटल लिया जाएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ऑफ सेम काइंड, मतलब एक ही तरह का मेटल होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि एलॉय का आखिर प्रिपरेशन कैसे होता है। तो एलॉय में हम लोग 2 या 2 से अधिक मेटल सब लेते हैं। तो जो प्राइमरी मेटल्स होता है, मतलब कि प्राइमरी मतलब मेन मेटल जो अधिक मात्रा में लिया जाता है, उसको प्राइमरी मेटल बोलेंगे। तो वो सबसे पहले उसको गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें बाकी एलिमेंट्स या मेटल को डिसॉल्व किया जाता है। फिर इन फिक्स्ड डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब कुछ डेफिनिट प्रोपोर्शन में, कुछ फिक्स रेशियो में बाकी एलिमेंट्स उसमें ऐड किया जाता है। फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। तो इस तरह से एलॉय का प्रिपरेशन होता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आयरन। आयरन नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म। कभी भी आयरन प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसमें कार्बन 0.05% मिलाया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन सके। स्टील एलॉय जो है वो किसका मिक्सचर है? आयरन, निकल, क्रोमियम, ये तीनों का मिक्सचर से स्टील बना है। एमालगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी। एमालगम में मरकरी भी होना है। ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर से ब्रास बना है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन के मिक्सचर से बना है। सोल्डर लेड और टिन से बना है। ब्रॉन्ज में कॉपर प्रेजेंट है। कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ब्रॉन्ज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें टिन भी मिला हुआ है। सोल्डर का यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्डिंग करने का काम में आता है। जो बिजली का तार होता है उसको ज्वाइन करने का काम करता है सोल्डर। ओके, तो और हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया में गोल्ड 22 कैरेट्स का बनता है, और ऐसे जो गोल्ड मतलब सोना, जो गोल्ड पाया जाता है प्योर फॉर्म में वो 24 कैरेट्स का होता है। लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है वो वेरी सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है। उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए उसमें कुछ मिला करके 22 कैरेट किया जाता है, और फिर उससे ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, ज्वेलरी बनता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि एलॉय क्या होता है, एलॉय का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय क्या क्या है। इस तरह से ये स्लाइड यहीं पर समाप्त हुआ। इस पूरे वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको क्लास 10th साइंस बुक का चैप्टर 3
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी दी, जिसमें आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, corrosion and its prevention and alloy। मेरा नेक्स्ट वीडियो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।